एक बात तो तय है और बड़े अरसे से तय है, और अब ऑल बिल्कुल खुल के सामने आ गई है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तलाश तो है। और मैंने जान के लफ्ज तलाश इस्तेमाल किया। वो न्यू जी जी। वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो ये ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन और अमेरिका की डील सिर्फ नहीं है। हम इस वक्त एक ऐसे मरहले पे हैं दुनिया की तारीख में कि जब जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो तब्दील हो रहा है। और वो वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील इसलिए हो रहा है कि एक ताकत है जो अरसे से एक ताकत है, और पिछले कुछ अरसे से सोवियत यूनियन के फॉल के बाद तो वाहिद ताकत थी तकरीबन। और एक दूसरी ताकत है जो बड़ा क्लियर है कि उभर रही है, और ना सिर्फ अब उभर रही है, अब वो एक मुस्तनद ताकत है। तो अब इनके दो के माबैन जो रस्साकशी होगी और हो रही है, उसकी बिना पे एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा। और उस नए वर्ल्ड ऑर्डर में ये एक बनने की जो 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 अमल है, उसमें ये एक चाल है। तो इन वे ये कहना मेरे ख्याल में ज्यादा मुनासिब है कि ये एक इज वन मोर मूव इन दैट ऑर्डर। और जो यूनाइटेड स्टेट्स ने मेरे ख्याल में अपनी तरफ से बड़ी बोल्ड लेकिन महंगी मूव ऐसे कर ली कि जो उनके साथ लोग हैं, खसूसन फ्रांस, उनको भी आपने आपने नाराज कर दिया। या तो ये हुआ कि उन्होंने पूरी तरह सोचा नहीं, और जितनी नाराजगी हुई वो मेरे ख्याल में बहुत हैरत की बात है, क्योंकि अब तो बात हो रही है ना कि आप अपने सफीर बुला लेंगे जो है फ्रांस। तो इसमें तय ये अगर कोई बात होती है वो ये होती है कि ये गेम अभी शुरू हुई है, ये खत्म नहीं हुई। इन अ वे अमेरिका काफी अच्छे से कोशिश कर रहा है किसी तरह चाइना को कंटेन करने का। एक पहले आप हम लफ्ज सुनते थे क्वाड, जिसमें भारत भी शामिल था। तो आपने जो रीजन की बात की उसमें एक हैरान कौन थोड़ी सी बात और सोचने वाली बात यह है कि ये जो अभी बना एक ट्रायंगल, इसमें भारत क्यों नहीं है? क्या वो भारत को सिग्नल है, या वो जो क्वाड है जिसमें जापान और भारत है उससे कोई मुख्तलिफ चीज है? और क्या ये एक एंग्लो सैक्सन जो है एक कोलिशन है? और ये सारी चीजें मैं सवाल के तहत इसलिए पूछ रहा हूं कि ये अभी तय नहीं है। और इन अ वे आखिरी जुमला मैं ये कहना चाहूंगा कि इन अ वे अमेरिका जो है वो फोर्स कर रहा है चाइना को किसी तरह से रिएक्ट करने का। मेरे ख्याल में चीन की ख्वाहिश ये होगी कि इसको मामले को थोड़े से वक्त ले, लेकिन अमेरिका सीम्स टू बी फोर्सिंग द गेम ऑन द चाइनीज। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए, जो शंघाई पैक्ट में वहाँ पे मुल्कों को इकट्ठा किया जाता है, या चाइना रशिया के साथ मिलके जो बहुत से पैक्ट बना रहा है, तो वो भी उस तरफ भी मतलब ताकत अपने तौर पे वो पूरा मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन खामोश रह के। उसमें रिएक्ट इस तरह का नहीं है रिएक्शन के न्यूक्लियर सबमरीन किसी मुल्क को दे दी और समंदरों में पेट्रोलिंग शुरू कर दी, या मतलब इस तरह की कोई चीज़ जो है वो अभी मौजूद नहीं है। जी बिल्कुल। देखिए, जब ये तो देखो तारीख का एक अमल है कि जब एक नई पावर आती है तो कुछ ना कुछ होता तो है, कुछ ना कुछ टूटेगा तो जरूर। ऐसे तो नहीं होगा कि एक नई ताकत दुनिया पे आके कायम हो जाएगी। ये तो हम मंगोलों पे चले जाएं, मुगलों पे चले जाएं, तो उस ऑटोमन पे चले जाएं, ब्रिटिश एम्पायर पे चले जाएं। जब एम्पायर की चेंज होती है, जब हाथी लड़ते हैं तो हाथी लड़ते हैं, और जब हाथी लड़ते हैं तो चूंटियां मरती हैं। ये है हमारा जो सोचने की बात है कि जब ये हाथी लड़ेंगे और लड़ रहे हैं उस पर हमारा क्या अमल है। लेकिन जो आपने बात की वो बड़ी अहम है स्ट्रेटेजिकली। मेरे ख्याल में खामोशी का फर्क इतना नहीं है जितना स्ट्रैटेजी का फर्क है। तो चीन तो अमेरिका की नजर में तो चीन पिछले 20-25 साल से इस ही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तैयारी कर रहा है, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी फर्क रहेगी। एक स्ट्रैटेजी ये है कि जो उभरती हुई ताकत होती है, जो राइजिंग पावर होती है, वक्त उसके पास होता है। सो दे डोंट वांट टू फोर्स द इशू। चीन मेरे ख्याल में प्रोबेबली वुड हैव प्रेफर्ड कि ये जो अभी कशीदगी है ये शायद 10-25 साल बाद, 10-12 साल बाद आए, ताकि वो भी ज्यादा प्रिपेयर्ड। अमेरिका लगता ये है कि वांट्स टू फोर्स द इशू, क्योंकि दे थिंक देयर मिलिट्री माइट इज ग्रेटर। लेकिन एक इसमें और बड़ा फर्क है, चीन की जो मूव्स हैं, जो उनके जो अलायंसेज हैं, वो बेशतर जो हैं वो इकोनॉमिक है। और जो अप द गेम जो होता है ना, वो पोकर में इन्होंने अपने चिप्स दिखा दिए अमेरिका ने। अगर अप द गेम हुई है, जो गेम अप हुई है वो ये हुई है कि अमेरिका जो है वो इकोनॉमिक नहीं, वो मिलिट्री अलायंसेस बना रहा है, और बड़ी क्लियरली मिलिट्री अलायंस बना रहा है। देखिए ना, न्यूक्लियर सबमरीन से ज्यादा तो सिग्नल कोई नहीं हो सकता। एक तो सबमरीन, ऊपर से न्यूक्लियर, और सबमरीन इसलिए कि तमाम जो सोचने वाले हैं वो इस बात पे तय है कि जो सेंट्रल फोकस है इसका वो साउथ चाइना सी है, राइट? एंड दैट इज व्हाई ऑस्ट्रेलिया इज इंपॉर्टेंट।
कि ये जो इसका जो मोस्ट लाइकली फ्लैश पॉइंट एंड सेंटर है वो साउथ चाइना सी है। ठीक है ना, हांगकांग का भी मसला वहां है, ताइवान का भी मसला वहां है, जापान का भी मसला वहां है, इसीलिए क्वाड में जापान आया। दैट मेक्स ऑस्ट्रेलिया इंपॉर्टेंट। सो इन अ वे चाइना ने अमेरिका ने चाइना को जो होता है ना वो आंखों में आंखों डाल के कहा, अच्छा मेक माई डे, मैंने जो है अब गेम इंक्रीज कर दिए, अब तुम बताओ कि तुम क्या करते हो। सो वन शुड एक्सपेक्ट कि कुछ ना कुछ आपको अभी तक चाइना से भी नजर आएगा, अभी तो फ्रांस से आया। अच्छा, ये फरमाइए कि एक आर्टिकल में पढ़ा था आज डॉन में ही, और उसमें ये था कि आपको हमारे रीजन में प्रॉक्सी वॉर्स का आगाज ऐसा लगता है जैसे हो सकता है, और वो प्रॉक्सी वॉर जो है उसमें चाइना भी हो सकता है, अमेरिका की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, भारत की भी हो सकती है, इवन ईरान का नाम भी बीच में आ रहा है कि उसकी भी हो सकती है। आपको लगता है ऐसा कुछ कि इस तरह की चीज़ होगी, खासतौर पे अगर अमेरिका और चाइना की टसल चलती है तो? और क्या ये बैटल ग्राउंड अफगानिस्तान में आके होगा या और कोई जगह पे होगा? देखिए, अफगानिस्तान में भी हो सकता है, मेरे ख्याल में प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत है और होगा। प्रॉक्सी वॉर जो है ये हमें दी थी कोल्ड वॉर ने, लेकिन सोवियत यूनियन और अमेरिका की जो थी उससे पहले प्रॉक्सी वॉर होती थी, लेकिन उसकी तरह नहीं होती थी। तो क्योंकि वो वॉर कोल्ड थी कि चीन कि अमेरिका और रूस खुद एक दूसरे से नहीं लड़ते थे, तो उन्होंने दुनिया को बांटा और फिर जो उनके छोटे थे उनको लड़ाते थे। वो हमने अफगानिस्तान में भी देखा, वो हमने वियतनाम में देखा, वो हमने पूरे अफ्रीका में देखा, कई बार हमने साउथ अमेरिका में देखा। तो देयर वाज ए मेथड इन द कोल्ड वॉर कि ये दुनिया को पहले बांट लो और फिर जो है बजाय इसके कि खुद डायरेक्टली कन्फ्रंट करो क्योंकि आप दोनों न्यूक्लियर हो, उसके बजाय आप जो है प्रॉक्सी वॉर्स की एक गेम खेलो। नाउ द क्वेश्चन इज नॉट कि अमेरिका वो करना चाहेगा या नहीं, क्वेश्चन ये है कि चीन वो करना चाहेगा कि नहीं। चीन ने अभी तक इसमें मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में हाथ नहीं डाला। चीन अभी तक जो गेम खेल रहा है वो खेल रहा है थ्रू इकोनॉमिक, कि वो अपनी अलायंसेस बना रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के हिसाब से, वो अपनी अलायंसेस बना रहा है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। सो द क्वेश्चन इज कि विल चाइना टेक दैट बेट? आई होप कि ये जो प्रॉक्सी वॉर, और वॉर से मेरी मुराद है हॉट वॉर, ये चीन विल नॉट गेट इनटू दैट बेट क्योंकि उसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी और इन अ वे उस गेम में अमेरिका को अपर हैंड है क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस भी है और उनकी जो मिलिट्री अलायंसेज हैं वो मजबूत है। इन सम वेज अगर आप देखें नक्शा दुनिया का लगाएं यहाँ और उस पर आप अमेरिकन अलायंसेस को मैप करें तो कोशिश ये की जा रही है कि चाइना को एक तरह से मिलिटरीली कंटेन कर दिया जाए, जिस तरह एक तरह से सोवियत यूनियन को किया गया। लेकिन अगेन आई विल से कि जो चीज मुझे नहीं समझ आ रही वो ये कि अच्छा अगर ये है भी तो जापान और भारत इसमें अभी तक क्यों हमें नजर नहीं आए। आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि एट सम पॉइंट हमें वो नजर आना शुरू हो जाए, फिर रीजन के उसके जो असरात हैं वो मुख्तलिफ हैं। वो जो इस मुल्क इस माह के आखिर में एक वज़रा आज़म की मीटिंग जो कॉल की हुई है अमेरिका में, जिसमें नरेंद्र मोदी भी हैं, होपफुली मतलब लगता है ऐसे है कि वो भी होंगे, जापान के भी नुमाइंदे होंगे, वज़ीर आज़म वहाँ पे मौजूद होंगे, तो आपको लगता है वहाँ उस मौके के ऊपर कोई ऐलान हो सकता है उनके इन्वॉल्वमेंट का? और अगला हमारा जो मसला है जो सोचने वाला वो ये है कि आपने बहुत अच्छी बात की कि हाथियों की लड़ाई में चींटियों का क्या बनता है, तो इस बड़ी लड़ाई में पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा हुआ है और पाकिस्तान क्या कर रहा होगा और इसको क्या करना चाहिए? देखिए, मुश्किल सवाल है दोनों। पहली जो बात है कि ऐलान हो या ना हो, और शायद ना हो क्योंकि इस किस्म की अलायंसेस हमेशा ऐलान से नहीं होती, लेकिन ये बात तो तय है कि द यूएस जो है वो एक तरह से चीन के बरक्स एक कोalition को मजबूत कर रहा है और वो कोalition जो है वो जियोग्राफी में भी उनको सराउंड कर रही है और दूसरा बेसिकली रूल जो है वो जो पुराना है इंटरनेशनल रिलेशंस का कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो वो एक तरह से मुहावजा खड़ा कर रहे हैं कि वो लोग, वो मुल्क जिनको चीन से ज्यादा खतरा है या उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं है, उनको जमा करके आप एक ऐसी कोalition बनाएं। ना भारत, मैं बार बार भारत कहता हूं, लेकिन अमेरिका की तरफ से मेरे ख्याल में मौकफ ये है, टू बी फेयर, अमेरिका की तरफ से मौकफ ये है कि जी हम डिफेंसिव मूव कर रहे हैं, हम चाइना को सिग्नल ये कर रहे हैं कि देखो पंगा मत करना। चाइना की तरफ से ये इस तरह देखा जाएगा कि यार ये डिफेंसिव मूव, न्यूक्लियर सबमरीन डिफेंसिव मूव तो नहीं होती, ये तो अप इन द गेम है। और दैट इज वेयर द टसल इज कि वो दो पहलवान जो है ना वो अखाड़े में आएंगे कि नहीं आएंगे।
अगर वो आएंगे, जो आपका और दूसरा सवाल है और मेरे ख्याल में ज्यादा हमारे लिए अहम है कि जब हाथी लड़ते हैं तो चूंटियों को क्या करना चाहिए। अमूमन चूंटियां करती है कि दूसरे पासे हो जाती है, और ये मेरे ख्याल में अच्छी स्ट्रैटेजी है कि पहले तो रास्ते से निकलो ना कि, और उसमें हमारा मसला ये है कि क्योंकि हमारी एक तारीख है ऑफ अलायंसेस इन दीज टाइप्स ऑफ बैटल्स, तो आप पे जो है दोनों तरफ से आप पे डिमांड्स की जाएंगी, और आप अमेरिका से ऑलरेडी देख रहे हैं कि वो डिमांड डायरेक्टली नहीं की जाती, और वो डिमांड की जाती है कि मेरे साथ हो कि उनके साथ। एंड पाकिस्तान आसान नहीं है, लेकिन द ओनली वे आउट आई थिंक इज, द ओनली स्ट्रैटेजी इज कि हमें जहां तक हो सकता है हमें ये कहना चाहिए कि यार हम किसी के साथ नहीं है, हमें प्लीज पाकिस्तानियों के साथ रहने दो, हमारे पास बड़े मसले, हम जो है तुम्हारी ये जंग हमारी नहीं है, हमने जब किसी की जंग मोली है वो उसकी हमने कीमत दी है ना। ये मेरा कहना आसान है, ये करना कोई आसान नहीं है, क्योंकि जब आप पे प्रेशर डलता है तो वो FATF से डलता है, या अगर चीन से डलेगा तो वो आप पे बेल्ट एंड रोड और CPEC से डलेगा। अभी तक जो है ज्यादा प्रेशर आपको अमेरिका से आ रहा है, लेकिन इन सम वेज दिस इज द टाइम फॉर पाकिस्तान टू इन अ वे अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने में इस मसले में, उसके बजाय टू सजेस्ट कि यार हम अपने मसलों में फंसे हुए हैं, हम हर एक के साथ जो है ताल्लुकात रखना चाहते हैं। नाउ दैट विल नॉट बी इजी, लेकिन दैट हैज टू बी ट्राइड, क्योंकि उसका जो अल्टरनेटिव है वो ज्यादा बुरा है। मैं बिल्कुल एग्जैक्टली इसी बात पे आने लगा था कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उसमें IMF के ऊपर डिपेंडेंस हमारी बहुत ज़्यादा है। अमेरिका प्रेशराइज कर सकता है, FATF का आपने नाम ले दिया, FATF का वहाँ पे मसला है, बेशुमार ऐसे इंटरनेशनल मसाइल हैं जहाँ हम फंसे हुए हैं, जहाँ पे अमेरिका का प्रेशर हमें इन्फ्लुएंस करके एक बहुत ज़्यादा कॉर्नर कर सकता है। और दूसरी तरफ आपने बिल्कुल भी बता दिया कि वो जो मेन इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए CPEC, जहाँ पे मतलब ये गवर्नमेंट भी, पिछली गवर्नमेंट भी कह रही थी कि पाकिस्तान की शारक बन गया हुआ एक तरह से ये। तो ऐसे मसले में बहुत ही मुश्किल आप कह रहे हैं कि ये होगा पाकिस्तान के लिए किसी एक साइड पे साइड करना, क्या न्यूट्रल रहा जा सकता है? ऐसी पॉसिबिलिटी है, जबकि हम पहले ये बात कह रहे हैं कि तलवारें लटक रही हैं दोनों साइड से। देखिए, न्यूट्रल बड़ा मुश्किल लफ्ज होता है, लेकिन कोशिश तो करनी चाहिए ना, क्योंकि एक तो स्ट्रेटेजिक मसला है कि आपने अगर बड़ी जल्दी साइड ले ली, अभी तो आपको पता ही नहीं कि बरसात कैसे खुल गई है, और कल जो है इसकी कहानी किसी और तरफ निकल गई और आपने जो साइड ली वो गलत निकली। एक तो बिल्कुल स्ट्रेटेजिक बात है ना, आप छोड़ दें सारी बाकी चीजें। इस वक्त तो हमें पता ही नहीं कि ये जो हाथी हैं इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है और क्या तरीका निकलेगा। सो आसान बिल्कुल नहीं है, मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि इट्स नॉट कि सिर्फ कहने की बात होगी, फिर करना पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा? किसी तरह हमें IMF पे डिपेंडेंस कम करनी पड़ेगी, बेल्ट बांधनी पड़ेगी ना, किसी तरह हमें FATF पे उसकी डिपेंडेंस भी कम करनी पड़ेगी, लेकिन फिर हमें डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी बाकी मुल्कों के साथ, हमें दोस्तियां बनानी पड़ेंगी दूसरे मुल्क में, ताकि सिर्फ एक मुल्क जो है इस वक्त जो है अमेरिका हम पे इसलिए भी प्रेशर ज्यादा डाल सकता है कि हम इतने आइसोलेटेड हैं कि हमारा मसला होता है कोई और भी नहीं खड़ा होता, हमारे जो सो कॉल्ड दोस्त हैं मुसलमान या दूसरे वो भी नहीं खड़े होते। सो इन अ वे बड़ी मुश्किल डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी। अगेन, अगर मुझे आप इजाजत दें, आपके पता नहीं नाजरीन इस पे किस तरह रिएक्ट करेंगे, लेकिन इन अ वे जो भारत की स्ट्रेटेजी थी कोल्ड वॉर कि ऑन पेपर वो रशिया की तरफ लीन करता था, सोवियत यूनियन की तरफ लीन करता था, लेकिन इतना लीन नहीं करता था कि अमेरिका ने उसको अपना दुश्मन बना लिया। सो पहले तो ये कि बढ़के मार के हमें किसी एक साइड का, किसी एक चौधरी का इतना मुजारा नहीं बन जाना चाहिए कि हम दूसरे के दुश्मन हो जाए। और इसकी हमारे पास एक तारीख है इन अ वे। आप अगर सोचें कि अमेरिका और चीन के जब ताल्लुकात शुरू हुए थे तो हमने उसमें एक मुस्बत रोल प्ले किया था ना। यकीनन उस वक्त चीन वो नहीं था जो आज है, लेकिन हमारी ज्योग्राफी यकीनन इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें अपनी मुश्किलात की वजह से अपनी एलिजियंस बेचने की जरूरत नहीं है। और इट विल बी डिफिकल्ट, और डिफिकल्ट का मतलब हमें साफ होना चाहिए, आम आदमी को, आम पाकिस्तानी को साफ होना चाहिए। जब हम कहते हैं ना कि मुश्किल डिसीजन है, उस मुश्किल डिसीजन का मतलब ये है कि फिर FATF पे आएगा शायद कुछ, फिर शायद कुछ ऐसी मुश्किल आएगी जिससे कीमतें बढ़ेंगी, जिसपे आपको बेल्ट बांधनी पड़ेगी। तो यही होती है ना मुश्किल। जी जी। और अगर आपने आसान रास्ता लेना है तो फिर उसकी कीमत आपको बाद में देनी पड़ती है। कीमत दोनों हालत में देनी। थैंक यू वेरी मच आदिल।